छात्रों, आपने पिछली कक्षा में सेंचन किताब का पाठ सपनों के से दिन पढ़ा। इसके लेखक गुरदयाल सिंह ने यह अपनी एक आत्मकथा लिखी है और इस आत्मकथा में उन्होंने बचपन के कुछ दृश्य को अंकित किया है कि हम बचपन में किस तरह से शरारती क्या करते थे और किस तरह से हम अपने पेरेंट्स से पिटाई खाते थे। तो उसमें फिर भी जो है अगले दिन वो फिर खेलना शुरू कर देते थे। वे लकड़ियों के ढेर पर फिसलते हुए फिसल पट्टी बनाकर उसको खेलते थे। कभी उनके जो है कपड़े फट जाते थे, नाक और मुंह से खून बहने लग जाता था, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो खेलते रहते थे। उनके कुछ जो दोस्त थे वो राजस्थान या हरियाणा से थे, जिनकी भाषा उनको नहीं समझ में आती थी, लेकिन खेल में उनकी जो भाषा थी वो कभी भी बाधक नहीं बनी और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बचपन के खेल आपस में मिलकर खेले। बचपन में जो लेखक थे उनको घास और फूल बहुत ही अच्छे लगते थे और वे स्कूलों में चपरासी की नज़र बचाकर फूलों की क्यारियाँ तोड़ लाते थे और वे उनकी कलियाँ तोड़ के लेके आते थे। वे कलियाँ उनकी जेब में पड़ी रहती थी या कभी कभी वे उनको चबा जाया करते थे। अगली कक्षा में प्रवेश होने पर वे उत्साहित भी होते थे और कभी कभी अनुत्साहित भी होते थे। क्योंकि जो है उन्हें उत्साहित तो इसलिए होते थे कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, और अनुत्साहित वो इसलिए होते थे क्योंकि उनको जो है उन्हीं मास्टरों के से पढ़ना था और उन मास्टरों से जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, उन मास्टरों के डर से वे काँपने लगते थे। इसके अलावा नई और पुरानी किताबों से भी न जाने कैसी उनको महक आती थी, तो उन्हें जो है वो अच्छा नहीं लगता था। अब स्कूल में शुरू में जब हमारा स्कूल शुरू होता है तो इसी तरह से लेखक का स्कूल शुरू हुआ, तो उसमें भी वो 1-2 महीने ही पढ़ाई होने के बाद उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां होती थी। तो इसी तरह से लेखक की भी जब स्कूल शुरू हुआ तो 1-1.5 महीना पढ़ाई करके फिर छुट्टियां शुरू हो गई। और अब तक जो बात अच्छी तरह से याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिन का फ़र्क था कि हम जब छुट्टियां जैसे ही शुरू होती थी और उसमें हम कितनी मस्ती करते थे, और जब आखिरी समय आता था, छुट्टियां बीतने का समय आता था, तब हमें घबराहट होती थी स्कूल के काम की कि हमारा स्कूल काम रह गया है, जो कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें घटित होती है। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करते थे। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल कहते हैं नानी के घर, ननिहाल चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। तो बच्चों, आप जब भी आपकी छुट्टियाँ होती है तो आप लोग भी अपने मामा के या नाना नानी के घर चले जाते हो। तो इसी तरह से लेखक भी अपने नानी के घर चला जाता था। वहाँ पर छोटा सा एक पिछड़ा सा गांव था, परंतु जो तालाब था वहाँ पर वो मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में हम नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाते थे। नानी भी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी, क्योंकि पढ़ाई के कारण जो है हमारे जो बोलने का ढंग, हमारे मैनर्स को देखकर नानी बहुत खुश होती थी और हमारे कम खाने पर भी वो उनको अच्छा लगता था। वो अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती थी, क्योंकि जो उनके नानी का घर था वो गांव में था, और तो उनके जो पोते थे वो गांव के उनका रहन सहन जो गांव की तरह था, खाने पीने का भी और बोलने का ढंग भी। जिस साल हम ननिहाल नहीं जा पाते थे उस साल अपने घर से थोड़ा दूर तालाब पर चले जाते थे। वहाँ कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले तट पर टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते थे। अर्थात जब वो जिस समय वो अपनी नानी के यहाँ नहीं जा पाते थे तो उनके बस्ती के बाहर ही एक थोड़ा सा बाहर जाके तालाब था, उस तालाब में वो डुबकी लगाते थे और बाहर निकलकर वे रेत के जो टीले होते हैं, रेत का जो ढेर होता है, उस पर जो है गीले कपड़ों से ही जो है वो उस पर लोट लगाते थे, जिसके कारण वो गंदे हो जाते थे। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ के उसी तरह से भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगाते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते।
उनका एक खेल था कि वो तालाब में कूदकर दोबारा रेत पर लौटते थे और फिर रेत से फिर दोबारा तालाब में आते थे। इस तरह से वो खूब मस्ती करते थे। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तो तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो। तैराक कहते हैं तैरने वाला, तैराकी। परंतु एक दो को छोड़कर मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम यानी कि पूंछ को पकड़कर बाहर आने की सलाह देते थे। उन्हें ढांढस बंधाते, हौसला दिलाते कि आप जो है निकल जाओगे, किसी तरह से हम तुम्हें, मतलब यह है कि उनको जो है घबराहट नहीं होती थी कि हमारा कोई साथी डूब रहा है। उनको अपने ऊपर पक्का विश्वास था और वे उनको बाहर निकाल के ले आते थे। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता, जो कि उन्होंने रेत से पानी गंदा कर दिया था, तो गंदा पानी उनके मुंह में भर जाता और तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने वाली है, परंतु हाय हाय करते हुए किसी न किसी तरह से तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां कितनी बीतने लगती। अब छुट्टियां जो है, गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता कि अब जो है बहुत कम समय रह गया और हमारा काम बहुत ज़्यादा है। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी यानी कि गणित के टीचर 200 से कम 200 से कम सवाल कभी नहीं बताते थे। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का काम 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। यानी कि उनके गणित के अध्यापक ने जो है 200 सवाल दिए थे। उन्होंने कहा कि जो ये हमारे सवाल हैं वो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, तो 10 दिन और, कि अब 10 दिन और मिल रहे हैं, 10 दिन और खेलने कूदने लग जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी रोज़ आसानी से निकाल जा सकते हैं। कि एक दिन में 10 सवाल क्या, हम तो 15 भी कर सकते हैं, तो हमें जो है कम समय में हम सवाल सारे हल कर लेंगे। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा मालूम होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता है, कि इतनी जल्दी जो है दिन बीत गया। उनको ऐसा लगता कि सूरज जो है अभी दोपहर में, अभी जो है अभी तो सूरज उदय हुआ था और अभी छिप गया है। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। अर्थात जैसे जैसे स्कूल खुलने का समय नज़दीक आता उनको जो है काम का और मास्टरों के का भय सताता रहता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। अर्थात उनके कुछ जो साथी थे, उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी थे, वो ये सोचते कि काम तो क्या करना है, हम जो है इससे बढ़िया मास्टर की से ही पिटाई खा लेंगे, वो ज़्यादा सस्ता है। यानी कि वो ज़्यादा सही है मास्टर की पिटाई खाना और काम करने की अपेक्षा। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति सोचने लगते। लेखक कहता है कि जो हम मुझे जो है पिटाई से बहुत डर लगता था, और लेकिन उनकी बातें सोचकर मैं भी बहादुर की तरह सोचने लगता। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। उनका एक दोस्त था जिसका नाम था ओमा, वो उनका लीडर था। हम सभी उसके बारे में सोचते ही हमारे मन में उन जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। यानी कि वो बहुत ही शैतान लड़का था, हमेशा मार पीट करता रहता था। इसके अलावा वो दिखने में भी बहुत भयानक लगता था। उसका हांडी हांडी कहते हैं मटका, उसका हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने यानी कि छोटे 4 बलिष्ठ के शरीर पर, यानी कि उसका जो कद था वो 4 फुट था। उसके शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। उसकी जो आँखें के
उसकी जो आंखें थी, उसके सिर में नारियल किसी आंखों वाला, उसकी आंखें जो है ऐसी लगती थी नारियल किसी हैं, और बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, उसका जो चेहरा था वो बंदरिया के बच्चे जैसा था, और उसका सिर कैसा था, मटके जितना बड़ा। तो उसका ये कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओमा कैसा दिखाई देता था। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ओमा का जो सिर था वो हांडी जैसा बड़ा था, उसके वह बहुत छोटे कद का था, 4 बरिश यानी कि 4 फुट का था, और उसके सिर में नारियल किसी आँखों वाली, उसके सिर पे नारियल जैसी आँखें थी, और बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा था। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं बल्कि सिर से क्या करता था, क्योंकि उसका सिर था बहुत ही भारी था, और वह हाथ पैर से नहीं करता था बल्कि उसके सिर से ही दूसरों को घायल करता था। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते थे। यानी कि उससे जो दुगने तिगने शरीर वाले के जो बड़े बड़े व्यक्ति थे वो भी उसके सिर की प्रहार से जो है चिल्लाने लगते थे। हमें डर लगता था कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही था। उसका जो सिर था वो उसका जो सिर था वो उसका नाम उन्होंने रखा रेल बम्बा। हमारा स्कूल बहुत छोटा सा था। अब लेखक अपने स्कूल का वर्णन कर रहे हैं कि हमारे स्कूल का ऐसा था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति होते थे। आपको ये नोट करना पड़ेगा कि लेखक का जो स्कूल था वो उसमें कमरे जो है अंग्रेजी किस अक्षर की भांति बताए गए हैं। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर का था। हेडमास्टर का नाम था श्री मदन मोहन शर्मा जी, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। चिक कहते हैं एक जो पर्दा होता है ना, एक उसका बांस का बना पर्दा, उसको हमेशा चिक कहते हैं। ठीक है, एक पर्दा सा लगा होता था बांस के बना हुआ। स्कूल की प्रेयर के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता था। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी मास्टर थे, उनका नाम था प्रीतम चंद। वो लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते रहते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा हुआ है। उनकी घुड़की यानी कि उसकी डांट तथा ठुट्टो लात घूसे के भय से हम सभी कतार से पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते। यानी कि हम जब लाइन बनाते थे तो अपने सामने वाले लड़के के बिल्कुल सीधे खड़े, उसके पीछे जो है बिल्कुल सीधे ही खड़े रहते थे। सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक समान हो। ऐसा नहीं कि कुछ जो है या बहुत पास में खड़े हैं, कुछ बहुत दूर खड़े हैं। सभी लड़के उस पीटी से मास्टर से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, यानी कि वो अपने पैर से जो है अपनी पिंडली को, दूसरे पैर की पिंडली को खुजलाने लगता, तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते। बाघ कहते हैं टाइगर की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। यानी कि बहुत अधिक उनको मारते पीटते थे। ये एक मुहावरा है, खाल खींचना। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते, अर्थात वह 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को अंग्रेजी खुद पढ़ाते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में यानी कि 5वीं क्लास में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते हुए देखा हो या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना एक मुहावरा है, ठीक है, यानी कि बहुत मारना। अधिक से अधिक वह गुस्से से बहुत जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत मार देते और मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर
मुंह नीचे किया हंस देते थे। यानी कि मेरे जो मैं कमज़ोर शरीर वाले को भी जो उनकी चपाती बिल्कुल नहीं लगती थी। वह चपात तो जैसे हमें भाई भीख की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती है, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहाँ खुशी खुशी से भागे जाएं। यानी कि हमें स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। भले ही हेडमास्टर वहाँ के बहुत अच्छे थे। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर, यानी कि पहली क्लास से लेकर चौथी श्रेणी तक, चौथी क्लास तक केवल 5 साल लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल कभी कभी जो है, इन परिस्थिति के बावजूद भी हमें कभी कभी स्कूल अच्छा लगता था। तो वो कब होता था जब हमें स्कूल अच्छा लगता था? जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथ में पकड़ाकर 1 2 3 कहते हुए झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, तो हवा में लहरती हुई और फड़फड़ाती हुई झंडियों के साथ खाकी वर्दियों और गले में 2 रंगे यानी कि 2 रंग के रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते थे। यानी कि जब वो स्काउटिंग का जब अभ्यास करते थे, उसमें वो परेड करवाते थे और जो है हाथ में झंडियाँ पकड़ाते थे, और तब हमें बहुत अच्छा लगता था। और वो दाएं बाएं ऊपर नीचे करने को कहते थे झंडियों को, तो हमें उस समय स्काउटिंग करते समय हमें बहुत ही अच्छा लगता था। कभी यही शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डों से अधिक मूल्यवान लगती। जब कभी प्रीतम, जो हमारे पीटी साहब थे, मास्टर थे, वो कभी हमें बहुत अच्छा गुड कहते थे, शाबाश कहते थे, तो उनकी जो शाबाशी थी हमें बहुत ही मूल्यवान लगती थी, क्योंकि वो बहुत ही सख्त किस्म के अध्यापक थे। वो कभी भी किसी की प्रशंसा बहुत मुश्किल से ही करते थे। कभी ऐसा लगता था कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गई गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता था कि सत्य गुरु यानी कि सदगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही यह भी पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती थी। यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसा ही हुआ करती थी। जब हमारे पीटी साहब, मास्टर साहब हमें शाबाश कहते तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था, चमत्कार लगता था। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे बहुत ही धनाढ्य लोग थे। धनाढ्य कहते हैं बहुत ही अमीर पैसे वाले थे। उनका लड़का मुझसे 1 2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उनकी 1 साल पुरानी किताबें ले आते थे, और हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए जो है मुझे उनसे किताबें लेनी पड़ती थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने मेरी पढ़ाई केवल तीसरी चौथी में ही छूट जाती, यानी कि कोई भी मुझे उन किताबों को खरीदने के लिए पैसे नहीं देता, इसलिए मैं वो पुरानी किताबें ले लेता था। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1 2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते थे। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आ जाया करता था, और 2 रुपये की 1 मन यानी कि 40 सेर गंदम। इसी कारण से खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। हमारे 2 परिवारों में मैं अकेला लड़का था जो स्कूल जाता था। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। अजीब बात यह थी कि मुझे नई कॉपियाँ और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती थी कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक कारण तो कभी समझ भी नहीं आया, परंतु जितनी मनोविज्ञान की जानकारी है उस अरुचि के कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी में कम मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का वही कहीं भीतर जमकर बैठ गया है। सभी तो नए नहीं होते थे, परंतु 2 3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि हमारे अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी परीक्षा करने लगते थे कि जैसे हम हरफनुमा हो गए हों।
कि जब हम पुराने मास्टर से पढ़ते थे तो उनको लगता था कि इनको जो है ये पिछले कक्षा में हमसे पढ़े हुए हैं तो इनको सब कुछ आता है, तो वो हर प्रश्न का उत्तर जो है पुराने बच्चों से जानने की कोशिश किया करते थे। यदि उनकी आशाओं पर हम पूरे नहीं हो पाते थे तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं सब कारणों के कारण केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं बल्कि बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो गलियार के झाड़ लगे हुए थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउट को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली विसल को से मार्च कराया करते थे। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करके अकड़कर चलते तो लगता जैसे कि हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, फौजी जवान। जब हम इस तरह से राइट टर्न करते हैं तो हमें खुद भी अच्छा महसूस होता था। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई के नाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। अब लेखक जो है अपने समय के बारे में बता रहे हैं कि उस समय जब दूसरा विश्व युद्ध का समय था तो हमारा जो राजा था नाभा रियासत का राजा, उनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई केनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारी देशी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते हुए अंग्रेज हमारी रियासत के गाँव से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था कि अंग्रेज जो है हमारे गांव में आकर, हमारी रियासत में आकर वहां से ज़बरदस्ती अपनी सेना में हमको भर्ती करने के लिए उकसाते थे। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुर के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। उनका एक गाना अभी भी याद है। जब वे अपने फ़ौज में भर्ती करने के लिए आते थे तो वे कुछ नौटंकी करके लोगों को उकसाते भी थे कि इस तरह से जो है लोग हमारी फ़ौज में आ जाएंगे। तो उनका एक गाना था, कुछ मस्खरे अजीब, उसको मस्खरे कहते हैं विदुषी या हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति जो जोकर टाइप में अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने हुए ये गाया करते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा, उठे मिले दे बूट, उठे मिले दे बूट, यानी कि तुमको बूट मिलेगा, तुम जो है भर्ती यहाँ हो जाओ। भर्ती हो जा रे रंगरूट, अट्ठे पहने फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, कि वहाँ तुम्हें फटे पुराने पहनने को मिलेंगे यहाँ पर और वहाँ आपको सूट मिलेगा, इसलिए तुम लोग भर्ती हो जाओ। इन्हीं बातों से हम यानी कि वो जो है जो अंग्रेज अफसर थे वो उकसाते थे इस तरह से गीत गा गा कर। इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते थे। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते हुए हंसते हुए नहीं देखा। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दानों से भरा चेहरा, उसके जो चेहरा था वो माता के दाने से भरा था, यानी कि चिकन पॉक्स हो रखा था उनको। बात सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाला बूट, सभी कुछ भयभीत करने वाला हुआ करता था, यानी कि उनका चेहरा भी बहुत हमारा डरावना सा था। तो ये आपको याद करना है कि मास्टर प्रीतम चंद कैसे दिखते थे। हम ध्यान से देखते इतने बड़े और भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूट की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक ही था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उनका मारपीट था कि वो बहुत मारते थे, और हम सभी को वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने आए थे। एक बार जो है उनका पीरियड लगा क्लास 4th में, तो वो उस दिन को याद करते हुए बोलते हैं कि हमें वो क्षण अभी तक याद है। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ने एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने के लिए कहा।
और कहा करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटे में यानी कि इसी पीरियड में जबानी आप सब लोग इसको सुनाएंगे। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का नहीं सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए और उन्होंने कहा, गुर्राकर बोला, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो, यानी कि वो उन्होंने उसको मुर्गा बनाने के लिए बोला। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में भी जलन होने लगती है, यानी कि जलन का मतलब दर्द होने लग जाता है। और मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर जाते थे, यानी कि मैं टांग के कान पकड़े हुए ही वहाँ पर पूरे समय नहीं टिक पाया और गिर गया। जब तक मेरी और हरबंस की बारी, हरबंस उनका एक साथी था, हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने हुए सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपराश से मिलने गए थे। इसको आप नोट करिए कि जो हेडमास्टर किस डॉक्टर से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही उन्होंने देखा तो वे सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता यानी कि उस जंगलीपन को देखकर सहन नहीं कर पाए। वह उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा, व्हाट आर यू डूइंग? इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास? स्टॉप इट एट वंस। यानी कि जो है ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से स्टूडेंट को पनिशमेंट मत देते हैं क्या, इसको तुरंत बंद करिए। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से ही अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं के श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा कि क्या कर रहे हो, क्या 4वीं श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है, हम इसे फ़ौरन बंद कर दो। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन तक स्कूल नहीं आए तो ये बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेड मास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल यानी कि उनको निकाल दिया है और अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियायत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे। वहाँ जो हरजी लाल थे वो वहाँ के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी कि इनको जो है निलंबित करने के लिए उनका सिग्नेचर जरूर चाहिए था, तभी वो निकल सकते थे। उस दिन के बाद ये पता होते ही कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल यानी कि पूर्ण स्थिति में प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रखें, यानी कि जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो इनको जो है स्कूल में आने नहीं दिया जाएगा। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती फटने को आती। हमें डर लगता कि प्रीतम चंद कहीं ना आ जाए। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था वहाँ आराम से रह रहे हैं। कुछ 7वीं-8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह आराम से वे पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते उनसे बातें करते रहते थे। कुछ से जो बड़ी क्लास के बच्चे थे 7th और 8th क्लास के, वो बताते थे कि जो है प्रीतम चंद के पास 2 तोते हैं, उन तोतों को वे बादाम भिगोकर उनके छिलके उतारकर उनको खिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर में ही काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर देते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आंखों से डर नहीं लगता? हमारी समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आ पाती थी, बस एक अलौकिक सुख ही मानते कि होती। ये हमने कभी ऐसा नहीं देखा, तो इनको बहुत ही अच्छा लगता था। धन्यवाद।